नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शपथ के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, संसद परिसर के भीतर जो कुछ भी आपने देखा, उसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल के भीतर जो भी देखा, उसके बाद की परिस्थितियों के भीतर संसदीय लोकतंत्र भारत देश के भीतर इस रूप में चलेगा और यही लोकतंत्र का वास्तविक अमृतकाल वाला स्वरूप है। इस बात को स्वीकार कर लेना क्या नियति को स्वीकार कर लेना जैसा है। आखिरकार आज जो कुछ भी नजारा संसद भवन के भीतर देखा, तो इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह है, एक ब्लैक चैप्टर की तरह याद किया जाएगा। जब सांसद प्रदर्शन कर रहे हो संसद के भीतर, अब प्रदर्शन तो कोई नई बात है नहीं, उनका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की कोशिशें इस रूप में सामने देश के आए कि धक्का मुक्की का आरोप लग जाए, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जाए, मारपीट का आरोप लग जाए, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, 109 पीएमएस के तरह यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर लिया जाए राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं आपके सामने आएगा। आखिर सब कुछ कहने के आधार पर साहब, तो आखिर ये संसद भवन नया 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके क्यों बनाया गया था, जहां पर सीसीटीवी फुटेज को ही नहीं दिखाना है, सीसीटीवी फुटेज बिना सामने लाए। आखिर क्या दिल्ली पुलिस ने यूं ही मुकदमा दर्ज कर लिया राहुल गांधी के खिलाफ, या फिर उसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा दिख रहा था कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाती तो राहुल गांधी ने प्रताप सरंगी को धक्का दिया या फिर धक्का नहीं दिया? क्या इस तरह की चीजें, क्या इससे दिखा देने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, उससे पाकिस्तान की सीमा पे क्या तनाव पैदा हो जाता? ऐसा कुछ होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देश के सामने नहीं आएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज हो गई है। और एक दिलचस्प नजारा जो दिखता है वो ये दिखता है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल की आईसीयू के भीतर जो सांसद वहां ले जाए गए, वहां पर कैमरे ले जाने की इजाजत दे दी गई, कैमरे के साथ साथ फोन कॉल पे बात करने की इजाजत भी दे दी गई। क्या गजब का आईसीयू है भैया, गजब गजब कहते हैं ना, नजारा कहते हैं ना, अस्पताल का देखने को मिलेगा आपको। लाल कृष्ण आडवाणी, आपको ध्यान होगा, अपोलो अस्पताल में आईसीयू के भीतर थे। क्या वहां का सीसीटीवी फुटेज किसी ने देखा? कोई मीडिया वाला वहां पर पहुंचा था क्या? मीडिया के कैमरा अंदर गया था क्या? ऐसा कोई फुटेज उपलब्ध है क्या? आडवाणी जी की इस हालत में हम अब तक किसी आईसीयू के अंदर से इस तरह का नजारा नहीं देखे जो आज आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से ग्रेट इंडियन डेमोक्रेसी तमाशा आप देखने के लिए इस अमृतकाल के भीतर बचे हुए 23 वर्षों खुद को देखिए। इस 2022 से 2024 से 2047 तक का साल यानी 22 साल इस देश में अमृतकाल इसको घोषित किया गया है। तो अमृतकाल के राजनीतिक विष, सामाजिक विष, आखिर इसको अधिग्रहण कौन करेगा जो अमृतकाल पे झूम रहे, चाहे जिस प्रकार से झूमे, चुनावी हिंदुत्व के नशे में झूमे, या फिर ये कहे कि इस भारत देश के भीतर राष्ट्रवाद की नई चाशनी में डुबो करके झूमे, या फिर किसी और कारण से झूमे। झूमना चाहिए ही, झूम बराबर झूम। आपने गाना में सुना होगा, बॉलीवुड के अंदर कई बार गाना इस तरह के आपको सामने बजते हो देखते होंगे आप। लेकिन झूम बराबर झूम के आगे की परिस्थितियां जो होती है वो बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। खतरे की घंटी से कम कैसे नहीं है? दरअसल पटना के भीतर इन्वेस्टर मीट शुरू हुआ 19 दिसंबर को, लेकिन अब तक हमने जितने भी इन्वेस्टर मीट देखा या फिर मीडिया के भीतर फुटेज देखा या अखबारों में पढ़ा, उसमें कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि इन्वेस्टर मीट का आगाज हो और उस राज्य के मुख्यमंत्री ही उपस्थित ना हो। पटना के इन्वेस्टर मीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 दिसंबर को उपस्थित नहीं थे। पता नहीं 20 दिसंबर के दिन वो उपस्थित हुए या नहीं हुए, लेकिन ये अपने आप में काफी अनोखा था कि नीतीश कुमार इन्वेस्टर मीट में पटना में उपस्थित नहीं होते। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया हमारे संविधान निर्माता के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, संविधान निर्माता के ऊपर दिए गए बयान के बाद बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के लिए एनडीए के भीतर बने रहना, क्या आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा? नीतीश कुमार की राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा 2006-07 के दौरान जिस प्रकार का कैटेगराइजेशन उन्होंने दलितों के बीच कर दिया, बिहार के भीतर दलित और महादलित के बीच, उस तबके ने महादलित वर्ग के वोटर के साथ जाकर के जुड़ता है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार इतने बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार है कि वो बीजेपी के साथ रहे? संबंधों में तनाव की खबरें तो पहले से ही आ रही थी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के भीतर अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन यही परिस्थिति वहां टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू की भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से एससी वर्ग के आरक्षण को सब कैटेगराइजेशन यानी उपवर्गीकरण की इजाजत दे दी, तब से आंध्र प्रदेश के भीतर माला और मडिगा के बीच में एक अलग तरह से जो स्थितियां पनप रही
थी और उस स्थिति के भीतर चंद्रबाबू नायडू के लिए जो सुविधाजनक स्थिति थी, अब उस सुविधाजनक स्थिति के ऊपर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व रहा है और जिस कदर से उनका प्रभाव भारत के राजनीति के भीतर पिछले 3-4-5 दशकों के भीतर देखने को मिला है, और उनके बाद की परिस्थितियों के भीतर अगर देखें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनावी हिंदुत्व के दायरे में हर तरह के उपवर्गीय, यानी ये कहे कि सब ऑल्टर्न कंसंसनेस जिसको कहते हैं ना, उपवर्गीय चेतना जो जिसको कहते हैं, उस चेतना को दबाने की जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है, वो चेतना नए सिरे से खड़ी हो गई है। जब ये नए सिरे से चेतना खड़ी हो जाए तो फिर उस परिस्थिति में जब सरकार के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह खुद ही एक मोहरा जब बन जाए तो फिर सरकार मोहरों को बचाए या फिर प्यादों को बचाएगा। वैसे इस मुद्दे में प्यादा ढूंढने की जरूरत ज्यादा नहीं है, प्यादा इसलिए भी ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि सह और मात के खेल के लिए अब सह और मात के खेल में ज्यादा खिलाड़ी इसके भीतर अब रहे नहीं, बल्कि ये कहे कि पूरे खेल के भीतर जो खिलाड़ी है, जो राजनीतिक खिलाड़ी है, वो सरकार के नंबर 2 होते हैं, नरेंद्र मोदी के सरकार के नंबर 2 होते हैं। और नरेंद्र मोदी के सरकार के नंबर 2 का इस पूरे मामले के भीतर उलझ जाना, ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आखिर खुद क्यों गए, शिवराज सिंह चौहान क्यों पहुंचे, और किस कदर से विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो कहते राजनीतिक तमाशेबाजी देखने को देश भर को मिला, उस राजनीतिक तमाशा के भीतर संविधान निर्माता के ऊपर जो तमाम सारी बातें कही गई, वो बातें तो कहीं मुद्दा नहीं बन गया। दरअसल मामला कोई दूसरा रूप देने का जितना भी प्रयास किया जाए, वो मुद्दा आज की घटनाक्रम के बाद वो मुद्दा तूल पकड़ लेता है। चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या जिस तरह की बातें सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर लगातार चल रही है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह कुछ और रहे हैं, बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ और अलग तरीके से पेश कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना होता है कि खड़गे को धक्का दिया गया और धक्का मुक्की चली कि हो गया, कोई बात नहीं, इस तरह की बातें कर रहे थे राहुल गांधी की, चल धक्का मुक्की हो गया तो हो गया। अब उसको दिखाया जा रहा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर में राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया और कहते हैं कि हो गई तो हो गई। इस तरह का खेल अब भारतीय राजनीति के भीतर चल रहा है। इस खेल के भीतर और कुछ हो या ना हो, लेकिन अमित शाह की राजनीति कहीं ना कहीं दांव पर लग चुकी है। अमित शाह की राजनीतिक कैरियर तो बना रहेगा, लेकिन सियासत राजनीति के जिस ऊंचाई को छूना चाह रहे थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। हालात अमित शाह के लिए इतना बद से बदतर होते जा रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा, बिहार के भीतर उनके पार्टनर जो है जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, कभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राज्य बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आने तक नहीं दिए थे। क्या वही स्थिति अमित शाह के लिए होगी? जब जय मीम और जय भीम का नारा एक साथ जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियों का सबब बनेगा, क्या संकट पैदा करेगा, तो उस परेशानियों से नीतीश कुमार अब तक अवगत नहीं है क्या? निश्चित ही तौर पे अवगत होंगे। और इन्वेस्टर मीट के भीतर बिहार के पटना में जो कुछ भी दिखा है उससे साफ पता चलता है कि जिस तरीके से जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री खुद करनी काटे हैं नीतीश कुमार ने, यह इस बात को इशारा करता है कि आने वाले समय में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 के दिन आते आते राजनीतिक रूप से बड़ा भूचाल बिहार के भीतर सामने आ सकता है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात और कहा जाता है कि उनको राजनीतिक बहाने की तलाश चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से वो अलग कैसे हुई, इसके लिए राजनीतिक बहाने की तलाश है नीतीश कुमार को। इससे बड़ा बहाना और कोई मिल नहीं सकता जो नीतीश कुमार के सामने जो है अमित शाह के बयान के बाद से जो उपजा हुआ पूरा राजनीति का जो सवाल है। हर नेता कोई ना कोई कारण बताता है गठबंधन को तोड़ने और जोड़ने के लिए। अब बाद में समझिए 2024 के जनवरी में जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ा था तब वो कोई बहाना नहीं ले पाए थे, आपको ध्यान होगा। लेकिन उससे पहले हर समय उनका बहुत बड़ा सॉलिड बहाना होता था, और अब इतना सॉलिड बहाना नीतीश कुमार सामने आ गया जो सीधे सीधे बिहार में उनकी राजनीति को प्रभावित करने के कहीं ना कहीं प्रभावित करने के इशारे में, मतलब वो रक्षात्मक तो हो ही नहीं सकते। अब ध्यान दीजिएगा 3-4 महीने से सुशासन बाबू नीतीश कुमार चुप है। जब वो 3-4 महीने से लगातार चुप्पी साधे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक खेल बहुत बड़ा है। और राजनीतिक खेल अगर बहुत बड़ा है तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के उस सीरीज ऑफ उस ट्वीट को लगातार आप देख सकते हैं जो कल लगातार ट्वीट पर ट्वीट सामने आ रहा था, और जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे संविधान निर्माता के प्रति किस तरह की भाव थी, किस तरह का भाव था कांग्रेस पार्टी के भीतर, इस बात को लेकर के कुछ सच्चाई, कुछ हकीकत, कुछ फंसाने वाले अंदाज में वो सामने आ रहे थे, तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो रही थी। तो फिर ऐसे में आप देखना बाकी है कि आखिर आमतौर पे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की क्रेडिट लेती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। तो क्या बीजेपी वाले भारत रत्न दिए थे क्या? बिल्कुल नहीं दिए थे।
आखिर हमारे संविधान निर्माता को भारत रत्न देने का काम जो है कौन किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न देने का काम चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी सरकार ने किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से बीच में घुसेर रही है? न 3 न 13 कहीं पर नहीं है, लेकिन क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, नरेंद्र मोदी को चाहिए, अमित शाह को क्रेडिट चाहिए। तो क्या इसके लिए क्या आपके सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो पूरा तथ्य सामने भेजा जाएगा, जिस तथ्य को देखते हुए इस भारत देश के भीतर आधे से ज्यादा उत्तर भारतीय समाज को जो है कहीं ना कहीं ट्रोल आर्मी के भीतर तब्दील करने की जो प्रक्रिया है भारत देश के भीतर लंबे अरसे से चल रही है। लेकिन अब भारत ट्रोलिंग के मानसिकता से ऊपर निकल रहा है। अब भारत देश का मिजाज एक नए तरीके से, नए क्लेवर में एक मध्यवर्गीय चेतना के साथ जुड़ता जा रहा है, जिसके सबसे पहले परिणति अरविंद केजरीवाल को उस चिट्ठी के भीतर दिखती है, जिस चिट्ठी ने दिल्ली की राजनीति को साधने में सबसे पहले वो चैंपियन की तरह सीधे सीधे नीतीश और नायडू को झकझोरते हुए नजर आते हैं। लेकिन नीतीश और नायडू को झकझोरने की कवायद के बीच क्या इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस अपने आप एकजुट हो गया है? आखिर 2 दिन पहले तक इस बात की चर्चा लगातार हो रही थी। 2 दिन पहले तक इस बात की जोर शोर से चर्चा होती थी कि इंडिया गठबंधन बिखर गया, कांग्रेस पार्टी टूट गई, इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी अलग हो गई तो केजरीवाल अलग हो गए, तो इंडिया गठबंधन से फलाना पार्टी अलग होने के रास्ते पे तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन इस बात का क्रेडिट किसको चाहिए? इस बात को क्रेडिट एकता के लिए जाने जाए अमित शाह साहब को क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने तो एकता करवा दिया इंडिया गठबंधन के भीतर। एक ऐसा मुद्दा जो सबको फेविकॉल के जोर के तरह जोड़ के रख दिया इंडिया गठबंधन के भीतर, उस जोर के साथ जुड़ने के लिए बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ आने के लिए भूमिका भी तैयार कर दिया। अब आज के दौर में अगर देखा जाए तो संसद के बाहर का जो बवाल आपने देखा होगा और उस बवाल के केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घसीटे जाने की जो बात देखा होगा, तो जरा बिहार के पप्पू यादव के बयान को जरा देख लीजिएगा कि पप्पू यादव का साफ साफ कहना है कि राहुल गांधी तो वहां पर थे ही नहीं। आखिर पप्पू यादव एक अलग तरह का ही बयान दे रहे मीडिया के भीतर। पप्पू यादव जब वहां पे मौजूद थे, सारी बातें वो कह रहे हैं, तो फिर निशिकांत दुबे के बयान को भला कौन इस दौर में सुनेगा? वैसे ही निशिकांत दुबे को कोई सुनना नहीं चाहता। उनकी संसदीय अहमियत और राजनीतिक अहमियत क्या इतनी है कि विपक्ष से जो कोई नेता सत्ता के सबसे बड़े गोदी सेठ के खिलाफ सवाल पूछ दे, उसको किसी ना किसी तरीके से घिर ले। निशिकांत दुबे यही करते रहेंगे क्या? वो चाहे राहुल गांधी हो या महुआ मोइत्रा हो, क्योंकि सदन में अब अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को और खास करके टारगेटेड तरीके से कुछ चेहरों को घेरने की कवायद में जो एक बहुत बड़ा चेहरा निशिकांत दुबे के साथ हुआ करता था, वो चेहरा स्मृति ईरानी का था। अब स्मृति ईरानी को जनता ने घर बैठा दिया है। अमेठी की जनता ने उनको पैकअप करा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हार मिल गई है, उनको घर बैठने पे मजबूर होना पड़ा। तो इसके बाद की परिस्थिति में क्या निशिकांत दुबे राहुल गांधी से टकराकर प्रताप सारंगी के मुद्दे को लेकर के सीधे सीधे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घेरते हुए क्या इंडिया गठबंधन को घेर पाएंगे निशिकांत दुबे? आखिर आज के सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत यही है कि सरकार जाति जनगणना बिल्कुल नहीं कराना चाहती है। सबसे बड़ी सच्चाई इस दौर का यह है कि जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप हो जाती है, मौन रह जाती है। और इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि इस देश की राजनीति की सामाजिक वास्तविकताओं को दरकिनार करके चुनावी हिंदुत्व के फैंटेसी के भीतर इस भारत देश को एक ऐसे दलदल के भीतर धकेलने की कवायद चारों ओर से होते हुए दिख रही है, जहां पर एक तरफ देश के किसान शंभू बॉर्डर से लेकर के खनौड़ी बॉर्डर तक वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं इस दौर में, जहां पर एक तरफ देश के नौजवान रेलवे से लेकर के अग्निवीर योजना तक एक ऐसी व्यवस्था के भीतर फंसते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर रोजगार के साधन बेहद ही कम नजर आते हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के भीतर 2.5 वर्ष वाला अग्निवीर वहां के मंत्रियों के लिए भी बना दिया है। जी हाँ, तो फिर ऐसे में अग्निवीर जैसी इस व्यवस्था का अब हर जगह पर लागू होना देश के किसान और देश के नौजवान की परिस्थितियों को जहां पर अलग थलग कर रहा है, वहीं पर विधायिका के भीतर भी काम करने की जगह अब तुष्टीकरण की प्रवृत्ति का बारी बारी से सबको मंत्री बना दो। साहब जब अपने तरीके से जब इस तरह की राजनीति करते हैं, एक अलग तरह की राजनीतिक धारा को में जाते हुए दिख रहे हैं, तो उस राजनीतिक धारा को जैसे इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि क्या इन सबसे नजर हटाने के लिए क्या संसद परिसर के भीतर किया गया आज का जो तमाशा था वो सत्ता पक्ष के लिहाज से काफी जरूरी था क्या? जरा सोचिएगा, क्योंकि इस तमाशे के बीच एक खबर आती है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने
सदन को एक जानकारी दी है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है अविश्वास का जो प्रस्ताव सदन के भीतर लाया जा रहा था उसको खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज किया गया साहब? जब सदन के भीतर जो एक नंबर मौजूद है जिसमें पर्याप्त संख्या उस प्रस्ताव को लाने के लिए चाहिए, वो पर्याप्त संख्या मौजूद है, फिर उसको खारिज क्यों किया गया? आखिर किसके आदेश से खारिज किया गया? क्या सांसदों को उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? क्या इन तमाम बातों के बीच खबर एक और निकल के आती है कि अमेरिका के भीतर सत्ता के गोदी सेठ के खिलाफ कार्रवाई अब काफी तेज हो सकती है। लेकिन फिर ये पूरे खेल को अगर आप देखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो साफ साफ आपको नजर आएगा कि सत्ता एक तरफ फंसती हुई दिखती है, उलझती हुई दिखती है, इस रूप में उलझती हुई दिख रही है क्योंकि दिल्ली का नंबर गेम बैलेंस करने वाले दो पॉलिटिकल पार्टी अब अपने राजनीति को नए सिरे से तय कर सकती है। चाहे बिहार का पटना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, राजनीति का नया रूप संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बात के बहाने ही सही, उस चर्चा के, उस विचार के, उस विमर्श के केंद्र के, इस विमर्श के केंद्र में आने के बाद ही सही। लेकिन जब इस रूप में सारी बातें सामने आ जाए कि सत्ता अपना चुनावी हिंदुत्व वाला चोला कहीं ना कहीं तमाशे के भीतर तब्दील करती हुई नजर आए तो देश की जनता भी उस तमाशे के दायरे को तमाशे की तरह ही देखने पर मजबूर कहीं ना कहीं हो जाती है। उस तमाशे को राजनीतिक रंग लंबे समय तक चढ़ना तो है नहीं, और उस राजनीतिक रंग की जो कवायद थी वो कवायद अब इस रूप में कहीं ना कहीं टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है जिस रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा। आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 जून को जो परिणाम आया था उसमें जो बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था, 400 पार का नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लगा था वो सीधे सीधे बिखर गया था। उस नारे को बिखरने के बाद की परिस्थिति में काफी बड़े स्तर पर रिकवरी हो गई है, खास करके 2 राज्यों के चुनाव परिणाम जीतने के बाद। लेकिन उस रिकवरी के बाद सत्ता के सबसे बड़े रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सत्ता को इस रूप में ले जाकर के फंसा दिए हैं जहां पर सहयोगी दल भी पुनर्विचार की स्थिति में आ गई है, विपक्षी दल भी आक्रामक मुद्रा में आ चुका है, देश की जनता भी कहीं ना कहीं चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकलने की प्रक्रिया में एक साथ एकजुट क्लब होते हुए दिखाई दे तो फिर आने वाले समय की राजनीतिक मंजर को देश के भीतर उसका पूर्वानुमान बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखते रहिए आगे होता क्या है। लेकिन अभी ये सब कुछ जो आपने देखा कल से लेकर के आज तक, संसद परिसर से लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक, ये केवल एक ट्रेलर है। पूरा फिल्म तो अभी आगे आना बाकी, अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।